दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख अ 4-स्टेप एक्शन प्लान कुड ले फाउंडेशन फॉर अ क्लीन ट्रांजिशन इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर और लाइव मिंट में छपी खबर ईवी फाइनेंसिंग इंडस्ट्री टू बी वर्थ 3.7 लाख करोड़ रुपीस बाय 2030 नीति आयोग रिपोर्ट के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। हाल ही में नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर इलेक्ट्रिक वाहनों पर एक रिपोर्ट जारी की है। मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग इन इंडिया नाम से आई इस रिपोर्ट में भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने पर खास विश्लेषण किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहनों, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरीज के लिए आगामी दशक में लगभग 19.7 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत होगी। रिपोर्ट बताती है कि 2030 में इलेक्ट्रिक वाहनों की फाइनेंसिंग का मार्केट $50 बिलियन का आंकड़ा छू लेगा। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में मौजूद अड़चनों के बारे में भी रिपोर्ट में बताया गया है। फाइनेंसिंग, तकनीकी लागत, अवसंरचना की अनुपलब्धता और उपभोक्ताओं के व्यवहार को नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाए जाने में मुख्य बाधाएं माना है। इस तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए रिपोर्ट में 10 समाधानों की एक टूल किट की पहचान की गई है। इस टूल किट में बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, उद्योग, सरकार आदि को चुना गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फाइनेंसिंग के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग और ब्याज सहायता देने जैसे उपाय बताए गए हैं। कुल मिलाकर यह डॉक्यूमेंट देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाए जाने को लेकर न केवल एक विजन सामने रखता है, बल्कि उसे पूरा करने का खाका भी पेश करता है। जाहिर है, आने वाले वक्त में देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रिक व्हीकल का दखल काफी बढ़ सकता है। इन उम्मीदों के साथ आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और उससे जुड़े अहम पहलुओं की। आइए सबसे पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक वाहन का मतलब ऐसे वाहन से होता है जो अपनी बैटरी या किसी बाहरी सोर्स की बिजली से चलते हैं, ना कि जीवाश्म ईंधनों से। इन्हें ईवीज भी कहा जाता है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन या इलेक्ट्रिक कार की ऊर्जा का सोर्स बैटरी ही हो। कई ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन भी होते हैं जिनके अंदर लगी मोटर किसी अन्य सोर्स से ऊर्जा हासिल करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। पहला है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी BEVs। दूसरा है प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी PHEV और तीसरा है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी HEV। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसे BEV के नाम से भी जाना जाता है, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन ही होते हैं जो केवल बैटरी चार्ज करने पर चलते हैं और इसके अलावा इसमें कोई और इंजन उपयोग नहीं किया जाता है। मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार आदि BEV इलेक्ट्रिक वाहनों के उदाहरण हैं। वहीं प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो ये एक विशेष प्रकार के हाइब्रिड वाहन है जिसमें एक पेट्रोल या डीजल इंजन को एक इलेक्ट्रिक मोटर और एक बड़ी बैटरी से जोड़ा जाता है। इन्हें इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन पर प्लग की मदद से रिचार्ज किया जाता है। इस तरह के वाहन आमतौर पर 2 मोड में चल सकते हैं। ऑल इलेक्ट्रिक, जिसमें बैटरी और मोटर वाहन को ऊर्जा देते हैं। वहीं दूसरा मोड हाइब्रिड होता है जिसमें बिजली और पेट्रोल या डीजल इंजन दोनों काम करते हैं। हालांकि इस तरह के वाहनों की कीमत काफी ज्यादा रहती है। ऐसे वाहनों के उदाहरण में बस, ट्रेन, कार, स्कूटर्स और मिलिट्री व्हीकल आदि को शामिल किया जाता है। जबकि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल या HEV बिजली और पेट्रोल या डीजल की मदद से चलते हैं। HEV में लगी बैटरी को किसी एक्सटर्नल सोर्स की मदद से चार्ज नहीं किया जा सकता है। इसमें लगी बैटरी कार के ब्रेकिंग सिस्टम द्वारा रिचार्ज होती रहती है, जिसे रीजनरेटिव ब्रेकिंग टेक्निक भी कहा जाता है। इन मॉडल्स में केवल ईंधन टैंक को भरने की जरूरत होती है। यानी हाइब्रिड वाहनों के पास 2 स्रोत उपलब्ध हैं। एक बैटरी जो कि इलेक्ट्रिक मोटर को ऊर्जा प्रदान करती है
और दूसरा है ईंधन टैंक, जो एक सामान्य पेट्रोल इंजन को गति देता है। आमतौर पर एक सामान्य बैटरी किसी इलेक्ट्रिक मोटर को केवल 60 से 70 किलोमीटर तक की गति प्रदान कर सकती है। अगर बैटरी खत्म हो जाती है तो उसके बाद हाइब्रिड कार पेट्रोल या डीजल इंजन पर स्विच हो जाती है। इसके बाद यह किसी अन्य सामान्य कार इंजन की तरह काम करना शुरू कर देती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी डाउन हो जाती है तो इनके इंजन का कोई बैकअप सोर्स नहीं होता है। इलेक्ट्रिक वाहनों के फायदे देखते हुए इसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भविष्य माना जा रहा है। अब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्या फायदे हैं, साथ ही समझते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और फ्यूल सेल व्हीकल में क्या अंतर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे ज्यादा फायदा पर्यावरण को होता है, क्योंकि ये वाहन किसी भी तरह का उत्सर्जन नहीं करते हैं। इस रूप में ये इको फ्रेंडली व्हीकल्स कहलाते हैं। चूंकि ये वाहन तेल पर नहीं चलते हैं, इसलिए इन वाहनों का जल्दी मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है। साथ ही ऐसे व्हीकल किसी भी तरह का शोर पैदा नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली बिजली का कॉस्ट पेट्रोल की कीमत से कम 25% तक कम हो सकती है। फिर इन व्हीकल्स को घर पर आसानी से चार्ज किया जा सकता है। इसके लिए चार्जिंग स्टेशन पर जाने की अनिवार्यता नहीं होती है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल और फ्यूल सेल व्हीकल के बीच अंतर को देखें तो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी FCEV भी इलेक्ट्रिक मोटर से चलते हैं, लेकिन बैटरी से चलने की बजाय व्हीकल के अंदर ही फ्यूल सेल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इन व्हीकल्स में इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल फ्यूल सेल व्हीकल्स में गाड़ी में मौजूद फ्यूल सेल में स्टोर किए गए हाइड्रोजन और हवा से ऑक्सीजन लेकर विद्युत रासायनिक यानी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इस प्रक्रिया में बाय प्रोडक्ट यानी उप उत्पाद के रूप में पानी निकलता है। यद्यपि FCEVs को इलेक्ट्रिक वाहन ही माना जाता है, लेकिन उनमें ईंधन भरने की प्रक्रिया और उनकी दूरी तय करने की क्षमता पारंपरिक कारों और ट्रकों के समान ही है। पारंपरिक दहन आधारित तकनीक के विपरीत ये बेहद कम मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं और इनके द्वारा उत्सर्जित वायु से स्वास्थ्य को भी कोई नुकसान नहीं होता है। अन्य बैटरी द्वारा संचालित वाहनों के विपरीत FCEVs को किसी चार्जिंग पॉइंट की जरूरत नहीं होती, बल्कि इनमें ईंधन के तौर पर हाइड्रोजन भरी होती है और एक बार पूरा टैंक भरने पर यह 300 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। हालांकि यह सच है कि FCEVs किसी ऐसी गैस का उत्सर्जन नहीं करते जिससे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिले, लेकिन हाइड्रोजन के निर्माण में जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है, जो कि परोक्ष रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को बढ़ावा देगा। फिर सुरक्षा के लिहाज से भी हाइड्रोजन को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन पेट्रोल से भी ज्यादा ज्वलनशील होता है। इसके कारण विस्फोट होने की संभावना जताई जाती है। फिर भी यह पारंपरिक वाहनों के मुकाबले कई मायने में बेहतर है। ऐसे में सवाल है कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है। बीते कुछ दशकों में कई तरह की चुनौतियां और जरूरतें महसूस की गई, जिसका सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक वाहनों में देखा जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की पहली जरूरत पर्यावरण से जुड़ी हुई है। भारत में लगातार प्रदूषण में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। प्रदूषण का स्तर बढ़ना अब केवल शहरी क्षेत्रों की समस्या नहीं है, बल्कि ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्र भी बढ़ते प्रदूषण से जूझ रहे हैं। 2019 में ICCT यानी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्लीन ट्रांसपोर्टेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वाहनों के धुएं से होने वाले प्रदूषण की वजह से 2015 में लगभग 74,000 लोगों की असामयिक मौत हुई। दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में भारत के कई शहरों के नाम शामिल हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रदूषण नियंत्रण के एक उपाय के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन पारंपरिक वाहनों की तरह प्रदूषण नहीं करते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल को जलवायु परिवर्तन से निपटने के एक माध्यम के तौर पर देखा जा रहा है। दिसंबर 2019 में पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 के मुताबिक भारत में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। देश में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के कारण होने वाले जान माल के नुकसान को देखते हुए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्राथमिकता देने की काफी जरूरत है।
इसके अलावा भारत में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। दरअसल ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देकर ऊर्जा की कमी की चुनौती से निपटा जा सकता है। इससे भारत की अन्य देशों से तेल आयात किए जाने की निर्भरता भी कम होगी। साथ ही ऊर्जा के नवीकरणीय और स्वच्छ स्रोतों की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इसी महत्ता को देखते हुए भारत सरकार लगातार इन्हें बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। अब बात करते हैं कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए फेम इंडिया योजना को बढ़ावा दे रही है। फेम इंडिया का पूरा नाम फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड ईवी इन इंडिया है। इस योजना का पहला फेज 1 अप्रैल 2015 को लागू किया गया था। वहीं दूसरा फेज 1 अप्रैल 2019 से 3 साल के लिए लागू किया गया है। इस स्कीम का मकसद इलेक्ट्रिक व्हीकल के विनिर्माण और उसके अधिकतम इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। सरकार ने फेम इंडिया योजना के माध्यम से 2030 तक परिवहन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों की भागीदारी को बढ़ाकर 30% करने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार देश में एक स्थायी इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम बनाने के लिए NEMMP यानी नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 चला रही है। यह मिशन इलेक्ट्रिक वाहनों एवं उनके निर्माण को अपनाने के लिए रोड मैप पेश करता है। इसे राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा बढ़ाने, सस्ता और पर्यावरण अनुकूल परिवहन माध्यम उपलब्ध कराने, वैश्विक विनिर्माण नेतृत्व प्राप्त करने और भारतीय मोटर वाहन उद्योग को सक्षम बनाने के लिए लाया गया है। इसी तरह यूनियन पावर मिनिस्ट्री ने चार्जिंग पॉइंट को बढ़ावा देने के लिए इन्हें सर्विस की कैटेगरी में शामिल कर दिया है। इन्हें स्थापित करने के लिए अब लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा चार्जिंग स्टेशन के लिए नियमों को भी सार्वजनिक कर दिया है, जिससे कि इनमें एक रूपता आ सके। इसके अलावा सरकार कई तरह से आर्थिक प्रोत्साहन दे रही है। मसलन बजट 2019-20 में इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त आयकर छूट देने की घोषणा की गई है, जिससे इसकी खरीद में बढ़ोतरी हो सके। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले GST की दर को घटा दिया गया है। इसके अलावा सरकार इसमें जन सहयोग भी मांग रही है, जिससे सभी इम्पोर्टेंट आउटलेट, होटल, मॉल, थिएटर या अन्य ऐसी जगहों पर चार्जिंग पॉइंट बनाए जा सकें। इसके अलावा अगस्त 2020 में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 अधिसूचित की। इस नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों के द्वारा निजी 4 पहिया वाहनों के बजाय 2 पहिया वाहनों, सार्वजनिक परिवहन और साझा वाहनों एवं माल वाहकों को रिप्लेस करने पर जोर दिया गया है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सड़क कर में छूट, सब्सिडी देने और विनिर्माण को बढ़ावा देने जैसे उपाय बताए गए हैं। इस तरह अन्य राज्य भी अपने यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए नीति ला सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाने की राह में कई चुनौतियां भी नजर आती हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर भारत में किस किस तरह की चुनौतियां हैं, अब इस पर चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी चुनौतियों की बात करें तो एक बड़ी चिंता इससे जुड़े बुनियादी ढांचे की कमी का होना है। मतलब यह कि शहरों में अभी भी इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज करने की सुविधाएं बहुत कम हैं। दरअसल इलेक्ट्रिक वाहनों में सबसे बड़ी समस्या बैटरी की सीमित रेंज होना है, यानी एक बार चार्ज करने पर अधिकतम दूरी तय करने की क्षमता कम या सीमित होती है। फिर पर्याप्त संख्या में चार्जिंग पॉइंट्स का ना होना भी एक बड़ी समस्या है। हमारे देश में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन काफी कम हैं, जबकि इसके विपरीत पारंपरिक डीजल या पेट्रोल पंप बिल्कुल आसानी से ही मिल जाते हैं। इसके अलावा वाहनों की चार्जिंग में भी काफी वक्त लगता है। इन कमियों के चलते लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपनाने से झिझकते हैं। एक बड़ी चुनौती इलेक्ट्रिक वाहनों की ऊंची लागत है, यानी इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत ज्यादा है, क्योंकि ये गाड़ियां पारंपरिक वाहनों के मुकाबले काफी ज्यादा महंगी हैं। इसकी मुख्य वजह इलेक्ट्रिक वाहनों में लिथियम आयन बैटरियों का इस्तेमाल किया जाना है, लेकिन लिथियम के भंडार कुछ ही देशों में हैं। मसलन दुनिया में कुल ज्ञात लिथियम भंडार का अधिकतम हिस्सा बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली में है। इसी तरह कोबाल्ट भंडार का अधिकतम हिस्सा कॉन्गो, ऑस्ट्रेलिया और क्यूबा में है। लेकिन इन धातुओं की कीमत ज्यादा और सप्लाई कम होने से
इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। इसके अलावा अगर हम सड़कों पर चल रही गाड़ियों को इलेक्ट्रिक वाहन में तब्दील करना चाहें, तो ऐसा करने के लिए दुनिया में पर्याप्त लिथियम और कोबाल्ट भंडार मौजूद नहीं है। एक चुनौती चीन पर निर्भरता होने की भी है। यह ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय कारों में 15 से 20% चीन से आयात किए गए कल पुर्जों का यूज किया जाता है, जबकि भारत द्वारा इलेक्ट्रिक स्कूटर के लगभग 90% पुर्जों का आयात चीन से किया जाता है। ऐसे में इलेक्ट्रिक कारों और अन्य वाहनों के कारण चीन पर भारत की निर्भरता 70% या इससे भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त स्थानीय बैटरी विनिर्माण इकाइयों की स्थापना में भी कई चुनौतियां हैं, जैसे कि स्थानीय विनिर्माण इकाइयों के माध्यम से सब्सिडी प्राप्त आयातित बैटरियों की कीमत से बराबरी कर पाना आसान नहीं होगा। फिर व्यापक पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाए जाने से पहले भारत को ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आने वाले बदलाव के लिए खुद को तैयार करना होगा। एक इलेक्ट्रिक वाहन में आमतौर पर लगभग 20 गतिशील पुर्जे होते हैं, जबकि पारंपरिक डीजल या पेट्रोल वाहन में 2000 से ज्यादा पुर्जे होते हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना पारंपरिक वाहन कल पुर्जों के निर्माण और व्यापार से जुड़ी कंपनियों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। ऐसे में सवाल है, आखिर क्या हो आगे की राह? भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य काफी उम्मीदों भरा माना जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पेट्रोल या डीजल पर हमारी निर्भरता को कम करने में मददगार हो सकते हैं। इससे बड़े पैमाने पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने में भी मदद मिल सकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल परिवहन क्षेत्र का भविष्य बन सकता है अगर इसके लिए किफायती और अगली पीढ़ी की बैटरी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पर ध्यान दिया जाए। अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों को ज्यादा से ज्यादा लोग अपनाएं, तो हमें चार्जिंग अवसंरचना को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। जिस तरह पारंपरिक वाहनों के लिए हर कुछ दूरी पर ईंधन भरवाने की सुविधा है, उसी तरह से किफायती कीमतों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग सुविधा मुहैया कराई जाए, तो इससे लोगों में इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। इसके अलावा चार्जिंग की समस्या से निपटने के लिए ऐसा कोई सिस्टम डेवलप किया जा सकता है जिससे बैटरी ट्रांसफर करना या एक्स्ट्रा बैटरी कैरी करना और स्विचिंग स्टेशन की स्थापना की जा सकती है। इसी तरह बैटरियों की चार्जिंग की टाइमिंग एक बड़ी समस्या रही है, क्योंकि इसमें काफी वक्त लग सकता है। इसलिए ऐसा मैकेनिज्म बनाने की जरूरत होगी जहां कुछ ही मिनटों में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिस्चार्ज या खाली हुई बैटरियों को फुल चार्ज बैटरियों में बदला जा सकेगा। इसके अलावा कम समय में काफी तेजी से चार्ज होने वाली बैटरियों पर शोध और विकास किया जाना जरूरी है। इस दिशा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश किया जाना बेहद जरूरी है। इस कड़ी में फ्यूल सेल का इस्तेमाल भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। गौरतलब है कि हाइड्रोजन से चलने वाली फ्यूल सेल कार में उप उत्पाद के रूप में केवल गर्म हवा और जल वाष्प ही निकलती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण के जरूरी मेटल्स की निर्बाध आपूर्ति पर भी ध्यान देना होगा। ऐसी धातुओं की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए भारत अन्य देशों से समझौते कर सकता है, या भारत द्वारा चिली, बोलीविया, कॉन्गो और ऑस्ट्रेलिया में लिथियम और कोबाल्ट धातु खदानों को खरीदने पर विचार किया जा सकता है। इन कदमों के अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों में बढ़ोतरी के साथ ही भारत को अपने वाहन मैकेनिकों को इलेक्ट्रिक वाहनों की मरम्मत करने, उनका मॉडिफिकेशन करने और मेंटेनेंस करने के लिए ट्रेनिंग देनी होगी। ऐसी ट्रेनिंग देने के साथ साथ इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े उपकरणों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करानी होगी। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। इलेक्ट्रिक वाहनों को भारत में ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भविष्य माना जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाए जाने से जुड़ी चुनौतियों की चर्चा करें। बताइए, इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है।